दोस्तों नमस्कार। जो दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का वह पूरा सच नहीं है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो शायद 10 मार्च के बाद खुले तौर पर इस देश में नजर आने लगेगा। लग ऐसा रहा है जैसे एक तरफ अखिलेश यादव हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है उसमें एक तरफ योगी हैं और दूसरी तरफ मोदी हैं। सवाल 3 बहुत तेजी से निकल कर आ रहे हैं। आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी हालत में योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाएं। तो क्या दिल्ली चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को इस चुनाव में निपटा दिया जाए? क्या वाकई जिस राजनीतिक मिजाज को दिल्ली पकड़े हुए है, योगी आदित्यनाथ को बार बार आरएसएस उस दिशा से उलट ढकेलना चाहता है? और जानबूझकर क्या प्रवासी मजदूरों का जिक्र चुनाव के ऐन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के भीतर कर दिया, जबकि वो जानते समझते हैं अगर उत्तर प्रदेश को ही ले ले तो तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक प्रवासी मजदूर इस देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे थे और पांव छलनी किए हुए कईयों की मौत हो गई। वो जब लौटे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, यहां तक कि राज्य सरकार उन्हें काम देने तक की परिस्थितियों को अपने साथ जोड़कर चल नहीं पा रही थी। तो प्रवासी मजदूरों का जिक्र आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों किया चुनाव से ऐन पहले? दूसरा बड़ा सवाल है, क्या इस दौर में वाकई आरएसएस ऐसा क्यों चाहती है कि योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में न सिर्फ चेहरे के आसरे बल्कि 2024 तक आते आते ये चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने लगे और इसीलिए राजनीतिक प्रयोग अपने एजेंडे के तहत कहीं वो करने तो नहीं लगी है? हमें लगता है कि आज उलझी हुई गुत्थियों को खोलने की जरूरत है। हम लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि किस तरीके से लाखों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करने में जुटे हुए हैं। इस बात का भी जिक्र हुआ था कि लाखों की तादाद में स्वयंसेवक भी गांव गांव और घर घर जा जाकर अपने अनुकूल स्थितियों को बनाने की कोशिश कर रहा है। यह अपने अनुकूल का मतलब बाबामय होना है। और जिस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं उसमें उनके सामने सबसे बड़ा सवाल 3 ही है। पहला सवाल तो टिकटों के वितरण को लेकर उनसे बहुत राय ली नहीं गई। दूसरा सवाल था बूथों में जो लोग बैठेंगे वह उस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ की दखल नहीं है। और तीसरा बड़ा सवाल है, क्या वाकई जिन सवालों को प्रधानमंत्री मोदी धीरे धीरे उठा रहे हैं कहीं उससे राजनीतिक जमीन बीजेपी के उत्तर प्रदेश में कमजोर नहीं बल्कि पोपली तो नहीं हो जाएगी और योगी आदित्यनाथ उसी में समा तो नहीं जाएंगे? 58 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। इन 58 सीटों की खासियत यह है कि यहां पर पिछली बार यानी 2017 में 53 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। 4 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार 19 एमएलए के टिकट को काट दिया गया। जो दूसरे नंबर पर 4 थे उनका भी टिकट काट दिया गया, यानी 23 उम्मीदवारों को चेंज कर दिया गया। मैसेज दिया गया कि हम दरअसल एंटी इनकम्बेंसी अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहते हैं और कोई काम नहीं हुआ है। यानी ध्यान दीजिए, बहुत शालीनता के साथ संघ को यह समझाया गया दिल्ली के जरिए कि कोई काम नहीं हुआ है, ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी हमारे साथ जुड़ जाएगी तो हम नए उम्मीदवारों को लेकर चलते हैं। लेकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त में योगी आदित्यनाथ या आरएसएस का बहुत दखल हुआ नहीं। दूसरा सवाल यह था कि जिन जगहों पर टिकट दिए गए उसमें बीएसपी से आए हुए 3 लोग, खासतौर से खैरागढ़ की सीट है जिसमें भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया, बरौली की सीट है जहां ठाकुर जसवीर सिंह को टिकट दिया गया, अहमदपुर की सीट है जहां पर डॉक्टर धर्मपाल सिंह को टिकट दिया गया। बीजेपी ने अपने तौर पर बीएसपी से आए हुए लोगों को जोड़ घटा करके समझाया कि ये जीत सकते हैं। लेकिन यहीं से असल सवाल शुरू होते हैं। जिस कैराना का जिक्र बार बार अपने तौर पर अमित शाह कर रहे हैं, जिस दंगों का जिक्र मुजफ्फरनगर को लेकर बीजेपी करना चाह रही है, और इन दोनों की लकीर के पीछे में असुरक्षा की भावना को उभारते हुए बीजेपी एक लिहाज से पूरे तरीके से इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कूद पड़ी है, जबकि जमीन की परिस्थिति पहली बार आरएसएस को समझ में आ गई है। राजनीति के सरोकार समाज से नहीं है
और समाज अपने सरोकारों को उस राजनीति से जोड़ नहीं पा रहा है जिस राजनीति का ताना बाना दिल्ली में बुना जा रहा है और योगी आदित्यनाथ की सियासत को नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या वाकई आरएसएस अब इस बात को समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जिस बिसात को बिछा रहे हैं उसके सरोकार समाज से नहीं है और समाज के भीतर जो मुद्दे हैं वह मुद्दे अगर मोदी की राजनीति के आश्रय चलें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी निपट जाएगी। तो फिर आरएसएस के पास सिवाय एकमात्र चेहरा वह भी नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावे कुछ भी नहीं बचेगा। अगला सवाल यह है, क्या वाकई आरएसएस सोचती है कि योगी आदित्यनाथ को हर हाल में जीतना चाहिए? यकीन जानिए, आरएसएस ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है, किसी भी हालत में योगी आदित्यनाथ को हारना नहीं चाहिए। यहां पर फिर दो सवाल हैं। स्वयंसेवकों को पैसा कौन दे रहा है? स्वयंसेवक किस तरीके से गांव गांव घूम रहे हैं और जो कार्यकर्ता है उनको तो दिहाड़ी, वीकली और मंथली लेवल पे पेमेंट भी हो रहे हैं, लेकिन स्वयंसेवकों का पैसा कहां से आएगा? क्या योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उम्मीदवार है वो अपने तौर पर व्यवस्था करा रहा है या संघ ने पहली बार अपने परिचितों को लेकर उसी हिसाब से स्वयंसेवकों को लगाया है कि आप कैसे 5-5 गांव के हिसाब से चलेंगे? कोई बहुत बड़ी तादाद कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं उसकी तुलना में स्वयंसेवक कम है, लेकिन उन्होंने जो नई प्लानिंग की है उसमें उन्हें शिफ्ट होते चले जाना है, फर्स्ट फेज से दूसरे फेज में, दूसरे से तीसरे फेज में, और एक पूरी टीम अपने तरीके से चलती चली जाएगी। अब यहां पर सवाल है, आखिर इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है जहां पर योगी आदित्यनाथ को निपटाना दिल्ली की जरूरत है? और दूसरी बात है, अगर इस नब्ज को आरएसएस पकड़ रही है तो उससे यह क्यों समझ में आने लगा है वाकई योगी आदित्यनाथ निपट जाएंगे और इसीलिए अब उसने कमर कस ली है। 3 सवाल बहुत तेजी से उफन रहे हैं। पहला तो प्रवासी मजदूरों को लेकर था। दूसरा सवाल, जिस तरीके से पार्लियामेंट के भीतर कांग्रेस पर हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार किया, उसके 2 ही मतलब थे, क्योंकि 2014 में आरएसएस को यही समझाया गया था, कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो आरएसएस कहीं की नहीं रहेगी, हर स्वयंसेवक जेल में होगा। और बीते 8 बरस से लगातार मोदी के गवर्नेंस के पीछे आरएसएस खड़ी रही, लेकिन खड़े होने की भी उसकी अपनी मजबूरी थी। इसीलिए ध्यान दीजिए, तमाम प्रदेशों में मुख्यमंत्री बदल दिए गए, वहां के पूरे कैबिनेट को बदला गया, नए नए चेहरे लेकर आए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह मामला फेल हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश आरएसएस का ग्राउंड जीरो हो सकता है और 2024 की राजनीति को साधने के लिए बाबा का कोई नया चेहरा उभार कर आरएसएस दिल्ली तक में रख सकती है क्या? यह सवाल कहीं ना कहीं मोदी मॉडल को परेशान कर रहा है कि अगर योगी मॉडल इस लिहाज से चला तो अब उन 2 बयानों पर गौर कीजिए। जब प्रवासी मजदूरों का जैसे ही जिक्र हुआ, वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में दायरे में अरविंद केजरीवाल को भी ले लिया और उस दौर को भी ले लिया जिस दौर में प्रवासी मजदूरों को लेकर लगता था ऐसे जैसे वह मलहम लगा रहे हैं, जबकि यह नहीं था। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें समझ में आ गया खेल उल्टा पड़ जाएगा। उन्होंने तुरंत मुसलमानों को लेकर बयान दिया कि दरअसल मुसलमान जो संबंध उनसे बनाते हैं वही संबंध उनके मुसलमानों से लेकर है। यह एक उस हिंदू सोच की कल्पना है जिसे आरएसएस हिंदू राष्ट्र के तौर पर लगातार रखने की दिशा में बढ़ना चाहता है। तो क्या यह माना जाए कि इस वक्त बीजेपी के भीतर जो भूचाल है वह दिल्ली को लेकर जो डेवलपमेंट की थ्योरी है और कांग्रेस को टारगेट करते हुए अपने आप को बनाए रखने की जो सोच है, उस सोच से हटकर आरएसएस अब योगी आदित्यनाथ की फिलॉसफी को रख रही है और आरएसएस ने अपने तौर पर क्या इसके इंडिकेशन बीजेपी के आला लोगों को दे भी दिए हैं। माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बड़ा परिवर्तन, अगर योगी आदित्यनाथ आरएसएस के अनुकूल जो वो सोच रही है उस हिसाब से जीत भी जाते हैं, तो फिर 2 परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो कैबिनेट में जो खास तौर से गृह मंत्रालय है, और दूसरा बीजेपी के नए अध्यक्ष पद की दिशा में किसे तैयार किया जा रहा है। क्या वाकई राजनाथ को कुछ फिलर्स भेजे गए हैं? राजनाथ को कहा गया आप ऑर्गेनाइजेशंस पर अपने दखल को बनाइए, या फिर यह मैसेज आरएसएस समझ चुकी है कि अगर अमित शाह और मोदी की जोड़ी
जिस लिहाज से चल रही है उसमें उसी पर निर्भर हर किसी को हो जाना है तो यह खतरे की घंटी है 2024 के लिए। जीते या हारे, दोनों परिस्थितियों में आरएसएस खत्म, दोनों परिस्थितियों में विचारधारा खत्म, उसमें भी जो भगवा पहने हुए योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक तौर पर मौजूदगी है वह भी खत्म। और जिस ग्राउंड जीरो को उत्तर प्रदेश में बना के अपने पूरे प्रचारकों की फौज को वहां पर और नए तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की जो सोच को लाया गया था, उसमें भी ओबीसी का पैतरा जो अपने तौर पर दिल्ली से कैबिनेट विस्तार में दिखलाया गया, वो जमीन पर आते आते इसलिए बिखर गया क्योंकि मोदी की राजनीति के सरोकार उत्तर प्रदेश के समाज के साथ नहीं है। और इस वक्त हमें लगता है कि 3-4 बातों पर गौर अब करने की जरूरत ज्यादा आन पड़ी है जब ये बातें खुले तौर पर निकल कर आ रही है। ध्यान दीजिए, जो संकल्प पत्र बीजेपी ने पेश किया, बीजेपी ने ऐसा नहीं है कि पिछली बार जो संकल्प पत्र पेश किया था उसमें सब चीज पूरा कर दिया। वाईफाई ही हर कॉलेज में लगाना था, नहीं लगा पाए। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करनी थी, नहीं कर पाए। बहुत सारे संकल्प पत्र में पिछली बार की चीजों को भी पूरा नहीं किया गया। लेकिन पिछली बार के संकल्प पत्र में कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कोई लकीर नहीं खींची हुई थी। इस बार नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, यानी बीजेपी के नेता के तौर पर देखिए, थोड़ी देर के लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पद को हटा दीजिए, उन्हें एक स्टार प्रचारक के तौर पर देखिए, तो वो उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में ही रखना चाह रहे हैं। यानी जहां दंगे नहीं होते हैं, जहां कर्फ्यू नहीं लगता है, जहां देर रात तक कोई भी निकल सकता है, जहां एफआईआर दर्ज हो जाती है, जहां पर एक लिहाज से पलायन रुक गया है, ये सारे लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं। यानी योगी आदित्यनाथ की पहचान सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से अगर दिल्ली जोड़ने में सफल हो जाती है तो आरएसएस के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा जो वो महसूस करने लगी है। और इसीलिए अपने तौर पर मुसलमानों को लेकर, अपने तौर पर उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर, अपने तौर पर इस बार संकल्प पत्र में जो राहत और रियायत का जिक्र किया गया है उसको इंटेंशनली आरएसएस ने उसमें डलवाया है। यह भी बहुत साफ किया है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के काउंटर में आप संकल्प पत्र खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपकी सियासत के सरोकार जब समाज से ही नहीं है तो योगी आदित्यनाथ के सरोकार को कैसे समाज से जोड़ा जाए और आरएसएस खुद को भी समाज से जुड़े हुए महसूस करे, उस दिशा में एक नए तरीके का कॉन्फ्लिक्ट कहिए बीजेपी के भीतर शुरू हो चला है। और यहीं से यह बात निकलती है कि राज्यसभा हो या लोकसभा, जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे तो उसके भाषण का मिजाज समझिए। वह उन बातों का जिक्र कर रहे थे जिन बातों को वह भी पीछे छोड़े आए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कांग्रेस का जाना और उसके साथ स्वदेशी का खत्म होना, आज उन्होंने जिस रूप में राज्यसभा में इस बात का जिक्र किया, इसका मैसेज बहुत साफ था। इस दौर में स्वदेशी संकल्प खत्म हुए, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। स्वदेशी जागरण मंच ही खत्म हो गया, तो स्वदेशी की बात आरएसएस कैसे कर सकती है? लेकिन सारे आरोपों को कांग्रेस के खाते में रखकर अपने दाग को छुपाना या अपनी विचारधारा को छुपाना या अपने कद को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को ढाल बनाकर चलने की सोच को भी आरएसएस अब आंकना चाह रही है। शायद इसीलिए जरा अपने भाषण को ध्यान दीजिए। इमरजेंसी कोई आज की चीज नहीं है और आज की परिस्थिति में इमरजेंसी को लेकर जितनी किताबें नहीं लिखी गई, उसमें इस दौर में मोदी कालखंड में जो तानाशाही और जो अपनी ताकत का एहसास कराने वो दुनिया भर में प्रचारित हो चला है कि भारत के भीतर की कैसी परिस्थितियां हैं यहां पर। यानी मोदी अपने तौर पर जिस पहचान को बनाना चाहते हैं उस पहचान की बड़ी ताकत के साथ आरएसएस योगी आदित्यनाथ को खड़ा करना चाहती है और यही कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेजी से शुरू हो गया है। आरएसएस में आज जो कहा गया कि लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता, लेकिन परिवारवाद में के तहत ही जो टिकट वितरण किए गए हैं, 22 टिकट ऐसे हैं बीजेपी ने जो दिए हैं जो नेताओं के बच्चों को दिए गए हैं। एक नियम आरएसएस ने बनाया, उस नियम को भी इस दौर में खारिज कर दिया गया। बच्चों 22 बड़े नेता, इन जनरल लीजिएगा तो लगभग 57 टिकट ऐसे हैं जिनके अपने पिता, अपनी माता, अपने दादाजी राजनीति करते थे, उन्हें टिकट दिया गया। यह बीजेपी के भीतर का एक नया अंतर्विरोध है जो आरएसएस उस पर सवाल भी खड़ा करे। तीसरा बड़ा था कि जो करप्शन है, करप्शन को
संस्थागत करने की जो बात थी, वह मौजूदा वक्त में जिस तरीके से कानूनों को खत्म किया जा रहा है, करप्शन को सिस्टमाइज करते हुए व्यवस्था का हिस्सा कैसे बनाया जा रहा है, यह मौजूदा वक्त का सच है। इसीलिए जातिवाद, क्षेत्रवाद दोनों को मौजूदा वक्त में ध्यान दीजिए, चाहे पश्चिमांचल का जिक्र हो, बुंदेलखंड का जिक्र हो, अवध का जिक्र हो, किसी भी क्षेत्र का, जाटलैंड का जिक्र हो। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में जाति और क्षेत्र की महत्ता लगातार रहती है। अब यहां पर सवाल यह था कि क्या वाकई इससे पहले जो तमाम राज्यों में कोई परेशानी आती थी तो एक शब्द निकलता था, मोदी है ना, मुमकिन है, यानी वो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर यह सवाल गायब हो गया। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है योगी है ना, यह बोलने की जरूरत अब नरेंद्र मोदी को भी पड़ गई है, जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है। सरल शब्दों में कहें तो देश के प्रधानमंत्री को भी पड़ गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को बचाए रखने की मजबूरी में योगी आदित्यनाथ को रख रहे हैं, या आने वाले वक्त को लेकर अपनी जमीन को मजबूत कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम में जो बीजेपी के भीतर हड़कंप मचने वाली है, उसको लेकर वह अपने लिहाज से छोटे छोटे ईंटों को खड़ा करते हुए अपनी बिसात को मजबूत करना चाह रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? यकीनन यह सवाल कहीं बड़ा हो चला है बीजेपी और संघ के भीतर। इस सवालों के दायरे में अगर आप ध्यान दीजिए तो कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी और नहीं आएगी, इसके बीच में नरेंद्र मोदी ने खुद को खड़ा कर लिया। मैसेज यही दिया, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, किसी भी प्रदेश को लेकर देखिए तो मोदी की तरफ से यह बात लगातार निकल कर आई, या बीजेपी ने उस रूप में बल किया कि मोदी है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में मामला यह ठहर गया। तो क्या उत्तर प्रदेश के 3 सवाल इस दौर में सबसे बड़े हो चले हैं? उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी और आरएसएस के बीच मूंछ की लड़ाई बन चुका है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आरएसएस और मोदी के बीच में योगी आदित्यनाथ आकर खड़े हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ के पीछे आरएसएस पूरे दमखम के साथ आकर खड़ा हो गया है। और क्या वाकई जो स्वयंसेवक गांव गांव घूम रहे हैं उनको फाइनेंस करने की स्थिति में बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है, और संघ और योगी आदित्यनाथ अपने रास्तों से वो खर्च निकाल रहे हैं? क्या वाकई ऐसी स्थिति है? यानी आरएसएस को तमाम सुविधाओं से लैस करने के बाद बड़ा सवाल यही था कि आरएसएस मोदी के खिलाफ कैसे जाएगी। लेकिन सवाल अब नया ये आ पड़ा है, अगर राजनीतिक तौर पर आरएसएस ने जब एनालिसिस किया कि मोदी की राजनीति के सरोकार है ही नहीं समाज के साथ, तो उस समाज के भीतर में आरएसएस की मौजूदगी कैसे हो और बाबा यानी योगी आदित्यनाथ को वोट कैसे मिले। इन 2 सवालों का जवाब टटोलते टटोलते एक ऐसी परिस्थिति पहली बार उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बन चुकी है, जहां पर हो सकता है अब आने वाले वक्त में आप यह भी देखें कि नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली ही करें, अमित शाह कमोवेश हर जगह उनकी मौजूदगी रहे, वो चाहे संकल्प पत्र में रहे, चाहे पर्चा भरने के दौरान जो योगी आदित्यनाथ, और इन जनरल हर जगह पर उनकी मौजूदगी इस रूप में रहे, जहां भी कुछ भी बड़ा ऐलान हो या जहां भी क्रूशियल स्थिति हो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अमित शाह नजर आए, राजनाथ सिंह कम से कम नजर आए। राजनाथ सिंह को मैसेज इनपुट क्या दिया जा चुका है कि आप तैयार रहिए, आपको किसी भी वक्त बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और आपको उस दिशा में तैयार रहना होगा। क्या एक ऐसी परिस्थिति आ रही है? क्योंकि जो मैसेज आरएसएस के भीतर भी निकल कर आया है कि उत्तर प्रदेश में जो करप्शन था, उस करप्शन में योगी आदित्यनाथ के हाथ में तो वो गवर्नेंस थी ही नहीं, क्योंकि वह पार्टी, नेता, मंत्री सभी तो दिल्ली से संचालित हो रहे थे। इसीलिए आज संकल्प पत्र के वक्त भी देखिए तो केशव प्रसाद मौर्य दूर थे, उसको योगी आदित्यनाथ लेकर नहीं आए, बल्कि उनको अपनी तरफ लेकर आए अमित शाह। तो एक टकराव बड़ा साफ है। और ओबीसी की राजनीति को जो लगातार बल दे रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आरएसएस इससे पल्ला झाड़ के ठाकुर को आगे करने की दिशा में आ चुकी है। यानी बाबा योगी आदित्यनाथ को लेकर वह उसके पीछे खड़ी हो गई है। दूसरी बड़ी बात है, जो भी लोगों के भीतर, समाज के भीतर उत्तर प्रदेश में कोई भी काम ना हो पाना,
मंत्रियों तक से संवाद ना बना पाना, अपने काम को कराने के लिए किस दरवाजे जाएं, अगर योगी आदित्यनाथ से मिल भी लेते हैं तो योगी आदित्यनाथ किसको कहें। ये आरएसएस ने अपने सर्वे में चीजों को निकाला है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री थे जो सिर्फ पुलिस और प्रशासन को ही निर्देश देते थे। इसमें दो बड़े उदाहरण बहुत साफ तौर पर उभर कर आए। एक लखीमपुर का मामला, लखीमपुर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बिना देर किए तुरंत एसआईटी बना दी, लेकिन पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार टस से मस भी नहीं हुई कि वह किसी भी हालत में टेनी को मंत्रिमंडल से हटा दे। यह एक टकराव का एक ऐसा चरम था जिसके बाद सबसे बड़ा मैसेज यही था, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ कि अपनी राजनीति को साधने के तौर तरीकों के बीच में दिल्ली आकर खड़ी हो गई है। वो अपने लिहाज से सियासत को साधना चाहती है। दूसरा बड़ा मसला जो निकल कर आया वह इलाहाबाद में युवाओं पर लाठीचार्ज कराना था। वो रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस थी, वहां के अपने एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस की मौजूदगी कम थी, बल्कि रेलवे पुलिस ज्यादा बड़ी तादाद में हॉस्टल तक में पहुंच के डंडे बरसा रही थी। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ के साथ क्या युवा खड़ा ना हो, ऐसी राजनीति बिछाई जा रही थी। ऐसे बहुत सारे सवाल करप्शन को लेकर हैं, जाति को लेकर हैं, क्षेत्र को लेकर हैं, प्रवासी मजदूरों को लेकर है और किसानों को लेकर है, महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है। ये सारे मसले कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की मोदी की नीतियों से जुड़े हुए हैं। इसको आरएसएस सब मैसेज कन्वे कर रही है कि ये दरअसल केंद्र की देन है, ये योगी आदित्यनाथ की देन नहीं है। तो क्या टकराव उस चरम पर आकर खड़ा हो गया है जहां पर दिखाई तो दे रहा है कि अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की टक्कर है, लेकिन अंदरूनी तौर पर योगी मॉडल और मोदी मॉडल की नई लड़ाई शुरू हो गई है, जिसके बीच में खुद आरएसएस ने खड़ा कर लिया है खुद को ही। और इस सियासी चाल के भीतर में शह मात का खेल इतना तीखा हो चला है कि 10 मार्च के बाद, यानी 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे उसके बाद यकीन जानिए बीजेपी के भीतर हड़कंप मचेगी। बीजेपी के भीतर के जो पिलर्स जो नजर आते हैं इस वक्त में सबसे मजबूत, वो डिगते हुए दिखाई देंगे और 2024 तक की बिसात शायद आपको बदलती हुई भी नजर आए। सिर्फ इंतजार कीजिए, अभी तो सुगबुगाहट है अंदरूनी तौर पर, यह दिखाई नहीं दे रहा है, इसको महसूस कीजिए। और शायद इसीलिए होश फाख्ता बीजेपी के भी है, कार्यकर्ताओं के भी है और संघ के भी है। कहीं बीजेपी निपट गई तो उसके बाद सियासत में हर कोई निर्भर मोदी पर हो चलेगा और मोदी को ऊपर निर्भर होने की परिस्थितियों से पल्ला झाड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ को खड़ा करना सबसे पहली और महत्वपूर्ण जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत के इस हिस्से पर कल फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।